हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपने मॉड्यूल सी की। एंड मॉड्यूल सी इज ऑल अबाउट ट्रेजरी मैनेजमेंट। ओके, तो पिछले कुछ सेशन आपका जहाँ पे हम लोगों ने मॉड्यूल ए एंड बी के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस, केस स्टडीज एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जिनको आपका प्रैक्टिस किया। आई होप आपने सारे सेशन आपका देखे होंगे। ठीक है, अगर किसी से कोई भी सेशन आपका मिस हुआ है तो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज से हम लोग आपका शुरुआत करेंगे मॉड्यूल सी का। तो मॉड्यूल सी के अगर हम लोग कोर्स करिकुलम को देखते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका आता है मॉड्यूल सी इज ऑल अबाउट योर ट्रेजरी मैनेजमेंट। आजकल हम लोग इसको इंटीग्रेटेड ट्रेजरी के नाम से जानते हैं। एंड व्हाट इज इंटीग्रेटेड ट्रेजरी, दिस वी विल डिस्कस इन दिस सेशन ओनली, राइट? सो इंट्रोडक्शन टू ट्रेजरी मैनेजमेंट, देन वी हैव ट्रेजरी प्रोडक्ट जिसमें आपका मनी मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, डेट मार्केट या फिर आपका फॉरेक्स मार्केट, ये सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, देन वी हैव इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेट प्रोडक्ट, फंडिंग रेगुलेटरी एस्पेक्ट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, डेरिवेटिव एंड ट्रेजरी एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, सो दिस मॉड्यूल अगेन हैव इक्वल वेटेज। ठीक है, अगर हम लोग मार्क्स वाइज आपका देखते हैं तो कहीं ना कहीं इक्वल वेटेज आपका रखता है जितना मॉड्यूल ए एंड बी का है या जितना डी का होगा। ठीक है, द ओनली थिंग इज प्रिपरेशन वाइज आपका, अगर आपने मॉड्यूल ए एंड बी को काफी अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे आपको उतनी फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस विल हेल्प यू टू रिवाइज योर प्रीवियस टू मॉड्यूल एज वेल विच आर लाइक मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी, राइट? तो आज हम लोग खासकर बात करेंगे ट्रेजरी मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन पार्ट की। आपका ट्रेजरी प्रोडक्ट के बारे में एंड कुछ क्वेश्चन आपका डेरिवेटिव्स या रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड भी। ठीक है, एंड विल हैव लेस सेशन बेस्ड ऑन मॉड्यूल डी एंड मॉड्यूल सी, बिकॉज जैसे मैं आपको डे वन से चीज समझाता आया हूं कि ए और बी जो आपका प्रिपरेशन वाइज जिनके ऊपर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेशन की विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस। तो पहला क्वेश्चन, द ट्रेजरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या क्या आता है ट्रेजरी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज के अंदर? सो इट इज फंड मैनेजमेंट सर्विसेज आर पार्ट ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट, ट्रू। वी हैव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, एंड वी हैव ट्रेडिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। सो these all activities which are generally or majorly part of your treasury management। ठीक है, तो ट्रेजरी और इंटीग्रेटेड ट्रेजरी, सो why it is called integrated treasury? Because it is an integration of capital market, debt markets, your we have forex market, and even others, we can say the money market also। ठीक है, so it is like जैसे आपका कोई भी ट्रेजरी का अगर आप रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हैं, ठीक है, सो दे जनरली डील इन एएलएम, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। कहीं पे आपका जैसे शॉर्टफॉल है, कोई गैप है, उस गैप को फिल करना, कोई अपॉर्चुनिटीज है, उन अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करना एंड मेक प्रॉफिट फॉर द बैंक। दिस इज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट। अब ट्रेजरी कई बैंक्स में आपके आज के डेट में जो खासकर वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं, दे हैव अ डेजिग्नेटेड ब्रांच फॉर ट्रेजरी मैनेजमेंट। बट अगर हम लोग पीएसयूज की बात करें, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे एज अ डिपार्टमेंट मॉडल पे इसको आपका रन किया जाता है, राइट? सो ट्रेजरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज एनकम्पास फंड मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, forex operation, trading management services in a multi-currency environment, which include majorly, we can say it help us in liquidity management, proprietary position management and risk management। ठीक है, तो ये तीन एरियाज आपका जहां पे ट्रेजरी मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट लिक्विडिटी मैनेजमेंट, सो इट इज समथिंग रिलेटेड टू एएलएम, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। तो जो आपके लेट्स से इफ योर शेड्यूल्ड रिसीवेबल्स आर दैट इज शेड्यूल फॉर सपोज दैट 10th एंड योर पेबल्स आर शेड्यूल ऑन फर्स्ट, तो 10 दिन का ये जो गैप है, इस गैप को कैसे फिल किया जाए? ठीक है, या आपके रिसीवेबल्स हैं सपोज दैट 100 करोड़ एंड योर पेबल्स आर सपोज दैट 80 करोड़, सो वी हैव 20 करोड़ बफर अमाउंट्स। सो हाउ वी यूज दैट 20 करोड़ बफर अमाउंट इन शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन? तो जहां पे हम लोग मनी मार्केट में लैंडिंग करेंगे या डेरिवेटिव्स के अंदर आपका ट्रेड करेंगे एंड विल मेक लाइक विल दिस विल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन और एनी बैंक
to make profit or to increase their profitability, right? So liquidity management, proprietary and risk management. First, liquidity management. Treasury is responsible for managing short-term funds across currencies. एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रेजरी की जो पोजीशन होती है मैक्सिमम टाइम दीज आर जनरली फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है। सो ट्रेजरी डील करता है अपने आप में ही एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के अंदर, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर कंप्लाइंग विद रिजर्व रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग सीआरआर एंड एसएलआर, ठीक है। जो हर एक बैंक को इंडिया में आपका जितने भी कमर्शियल बैंक है, so they have to maintain some रिजर्व। सो जैसे आपका कैश रिजर्व रेशियो है या स्टैच्यूटरी रिजर्व रेशियो है, तो इनका जो मैनेजमेंट है वो भी आपका कौन किसके द्वारा देखा जाता है, ट्रेजरी मैनेजमेंट के द्वारा। प्रोपराइटरी पोजीशन, प्रोपराइटरी मींस बैंक की खुद की पोजीशन, ठीक है। जैसे बीइंग अ बैंक वी हैव इन्वेस्टमेंट इन सम सिक्योरिटीज, सो दैट इन्वेस्टमेंट इज आल्सो taken care by the treasury department itself, right? So treasury may trade in currencies, securities and other financial instruments including derivatives in order to contribute to bank profit, ठीक है। तो जहां पे जैसे बैंक की खुद की पोजीशन आपका है, ठीक है, जिसमें लाइक दिस इज लाइक ये जो पोर्टफोलियोज हैं ये बिलोंग करते हैं किसको, बैंक को, ना कि इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो जहां पे कहीं ना कहीं इनका मोटिव आपका फिक्स है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर है उन अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करना और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना। रिस्क मैनेजमेंट जो सबसे बड़ा रोल आ जाता है, एएलएम, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ मिसमैच इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सो वो शॉर्ट टर्म का मेजरली, ठीक है, that is also managed by your treasury department, ठीक है। So will provide derivative tool to managing risk in client business and will also manage risk inherent in own proprietary position, ठीक है। ये आपका खुद का पोजीशन हो, प्रोप्राइटरी पोजीशन हो या आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी पोजीशन हो, दोनों एरियाज को, ठीक है। नेक्स्ट वन, which of the following are the functions of integrated treasury? तो पहले तो आपको इंटीग्रेशन का मतलब समझना है। इंटीग्रेशन ऑफ मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, इनका, ठीक है। तो जो ट्रेजरी है ना, ये क्या करता है, ये सारे बुक्स में इसकी एंट्री रहती है, ये सारे बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो जैसे मनी मार्केट में कोई पोजीशन आपका लाइक हम लोग मनी मार्केट में कोई पोजीशन बना रहे हैं जो असिस्ट कर रहा है आपका किसको, वो डेरिवेटिव की पोजीशन हो या फिर कैपिटल की हो या अदर्स हो, ठीक है। या जैसे कोई आपका शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है, वी हैव सम स्पेयर फंड्स, तो उन स्पेयर फंड्स को डिप्लॉय करना इन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में, ठीक है। या आपका ऑलरेडी डेट मार्केट में पोजीशनिंग है तो उसको प्रोटेक्ट करना है, तो हम लोग डेरिवेटिव का इस्तेमाल करें, तो ये आपका इंटीग्रेशन है। तो सारे डिपार्टमेंट्स के साथ इसका, या जो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स आपके हैं उन सब में इसका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। सो मीटिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, एसएलआर, सीआरआर, ऐसे जो भी रिजर्व्स हैं उनको मेंटेन करना। ग्लोबल कैश मैनेजमेंट, ठीक है, जितने भी करेंसीज में बैंक इन्वॉल्व है, डील कर रहा है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, मैनेजिंग द मार्केट रिस्क ऑफ बैंक एंड एंटिटी। सो अगेन क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। So integrated treasury and banking set up a reference to integration of money market, securities market, that means equity and debt market, foreign exchange operation, forex, ठीक है। Integrated treasury in the Indian context is the direct result of reforms in financial sector 1991. The most important reforms being deregulation of interest rate and पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज अगेन ड्यूरिंग द 90s, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रेटेड कैश फ्लो मैनेजमेंट आपका आ गया। इंटरेस्ट आर्बिट्राज, आर्बिट्राज क्या होता है आपका, बाइंग इन वन मार्केट, सेलिंग इन अनदर मार्केट। तो कहीं पे अगर इंटरेस्ट आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज हैं दो अलग अलग सिक्योरिटीज के बीच में, तो जहां पे प्राइसेस कम है वहां पे बाय करना, जहां ज्यादा वहां सेल करना, एंड बैंक के लिए आपका रिस्क फ्री प्रॉफिट बनाना, दैट इज द वन, ठीक है। इसके अलावा एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्सेज, corporate demands for high-end services and risk management. So these are some major, or we can say core functions, which are generally performed by treasury departments, right? Chalo. So meeting reserve requirement, global cash management and efficient merchant services, which include foreign exchange and advisory services. Next one guys, functions, इसके अलावा ऑप्टिमाइजिंग प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज, जिसमें आपका फॉरेक्स हो, मनी मार्केट हो या सिक्योरिटीज आपका हो या डेरिवेटिव्स हो, ठीक है।
रिस्क मैनेजमेंट आपका, इसके अलावा असिस्टिंग अ बैंक मैनेजमेंट इन एसेट लायबिलिटी मिसमैच। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस जो आपका ट्रेजरी डिपार्टमेंट बोलो या ट्रेजरी जो भी आपका ब्रांच है उसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन गाइस, व्हाट इज डीलिंग रूम। अब देखो यहां से ऑफिसेस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो द एंटायर ट्रेजरी डिपार्टमेंट और ट्रेजरी ब्रांच इज डिवाइडेड अमंग थ्री पार्ट। ठीक है, तीन पार्ट में आपको ये मिलेगा। कौन कौन सा? पहला आपका फ्रंट ऑफिस। ठीक है, फ्रंट ऑफिस विच डील इन विच इज बेसिकली डीलिंग रूम। ठीक है, जहां पे आपका एक चीफ डीलर होगा, उसके नीचे बहुत सारे अलग अलग डीलर्स जो अलग अलग मार्केट में आपका पार्टिसिपेट करें, जिनकी एक्सपर्टीज अलग अलग एरियाज में भी हो सकती है या मल्टीपल भी हो सकती है। ठीक है, फ्रंट ऑफिस विच डील इन ट्रेडिंग ओनली, जो सिर्फ बाय सेल करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा आपका ऑफिस है मिड ऑफिस। ठीक है, मिड ऑफिस इज विच इज जनरली नोन फॉर MIS मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये दो मेजर काम आपके होंगे। ठीक है, इसका काम होगा आपका एग्जीक्यूट करना ट्रेड। ठीक है, इसका काम आपका हो गया रिस्क मैनेजमेंट मिड ऑफिस का। तीसरे नंबर पे आता है आपका बैक ऑफिस। ठीक है, बैक ऑफिस जो आपका जाना जाता है किसके लिए? सेटलमेंट के लिए। ठीक है, 1-to-1 सेटलमेंट आपका। ठीक है, तो आपकी जो ओपन पोजीशन है उनको आपका ट्रैक करना, या फिर आपका जो भी जितने भी जो पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स आपके हैं उनको इंश्योर करना। ठीक है, इसके अलावा रिकंसिलेशन का जो रिकंसाइल करने की जो एक्टिविटीज होती हैं वो सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, सो इट डायरेक्टली बाय एंड सेल इन दी मार्केट। ठीक है, डीलिंग रूम इज ऑल्सो नोन एज फ्रंट ऑफिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, तो ये बाय सेल करने का काम करते हैं, ट्रू। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रंट ऑफिस। इट ओनली हैंडल एग्जीक्यूशन ऑफ डील, बिल्कुल सही। ठीक है, सारे ही स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। ठीक है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन करने का होता है। उसके बाद जैसे आपका ओपन पोजीशन क्या है, या आपका M2M जो आपका मेंटेनेंस होता है मार्जिन का वो है, या फिर आपका सेटलमेंट्स है, तो वो मिड ऑफिस और बैक ऑफिस के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। ठीक है, सो डीलिंग रूम, फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिड ऑफिस इज रिस्क मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर साल इसके ऊपर एक या दो क्वेश्चन आपको जो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सो द डीलिंग रूम इज ऑल्सो नोन एज फ्रंट ऑफिस। तो ये सारी सेम स्टोरी है जिसको अभी तक हम लोगों ने समझा। ठीक है, नेक्स्ट वन गाइस, तो यहाँ पे आपके लिए एक चार्ट आपका है। ठीक है, आप ही के बुक से है, तो जिससे आपको और क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें डीलिंग रूम का, ठीक है, तो जनरल मैनेजर, CTO और हेड ऑफ ट्रेजरी। ठीक है, चीफ रिस्क ऑफिसर आपका यहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा चीफ डीलर्स आपका, ठीक है, जिसमें आपका इक्विटी इक्विटी के लिए है, देन आपका डीलिंग रूम के लिए है, या फिर आपका डीलिंग रूम ऐसे अलग अलग। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट के लिए आपका, ठीक है, देन आपका मनी मार्केट के लिए, या फिर पॉलिसी MIS जो मिड ऑफिस में आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन डीलिंग से रिलेटेड आपका चीफ डीलर्स, ठीक है, जो अलग अलग उसमें डील करें, करेंसी, आपका मर्चेंट बैंकिंग या अदर्स डेस्क। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अकाउंट्स, HR ट्रेनिंग, इंटरनल ऑडिट्स, फंड ट्रांसफर, इंटर ब्रांच जो इनके अंदर आएंगे। ठीक है, तो अगेन ये फ्रंट ऑफिस, और फ्रंट ऑफिस के अंदर जो पूरा एरिया, ओवरऑल 3 ऑफिसेस आर देयर। ठीक है, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, आपका बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस डील एग्जीक्यूशन, डीलिंग रूम, मिड ऑफिस रिस्क मैनेजमेंट एंड MIS मैनेजमेंट, बैक ऑफिस इज सेटलमेंट्स। ठीक है, और reconciliation of deals and everything is handled by the back office itself, right? चलो नेक्स्ट वन, the treasury management operations mainly deal in which of the following? treasury management operation किस में होती है? शॉर्ट टर्म्स में होती है, बिल्कुल सही। ठीक है, सो शॉर्ट टर्म फंड्स अभी हमने कुछ देर पहले इसमें डिस्कस किया। मोस्ट ऑफ टाइम आपका यहाँ पे जो एक्टिविटीज होती हैं या जो पोजीशन आपके बनाए जाते हैं, दे आर जनरली इन शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ABC Bank is assessing its asset liability management strategies to maintain a stable risk reward ratio and improve the quality of its assets and liabilities. ABC Bank has observed the following figures in its recent financial statements. Interest income is how much? 100 million US dollar. Interest expense are 60 million US dollar. Average assets are 800 million US dollar. The bank is particularly interested in stabilizing its short-term profit. तो short term profit किससे निकालते हैं हम लोग? NII से आपका निकालते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम से। ठीक है, एंड ऑप्टिमाइजिंग इट्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन,
net interest margin to strike a balance between risk exposure and profitability. तो आपको NII and NIM कैलकुलेट करने के लिए बोला है नहीं. What is the net interest margin for ABC Bank based on provided figures? तो अब ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए आपके लिए ऑप्शंस नहीं रखे गए. तो क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन आप इसको बोल सकते हैं. बहुत ही आसान है. सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? NII, नेट इंटरेस्ट इनकम, विच इज आपका इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. तो इनफ्लो इज हाउ मच? आपका 100 मिलियन यूएस डॉलर एंड आउटफ्लोज आर 60 मिलियन यूएस डॉलर. तो इनका आपका NII इज हाउ मच? 40 मिलियन यूएस डॉलर. ठीक है. तो एबीसी बैंक का जो NII है दैट इज आपका 40 मिलियन यूएस डॉलर. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट NIM. तो NIM हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? NIM इक्वल टू NII डिवाइड बाय एवरेज एसेट. ठीक है, एवरेज एसेट्स ऑफ द बैंक. तो अब आपका निकल के आ जाएगा. ठीक है. सो NII इज, तो क्या होगा आपका 40 मिलियन डिवाइड बाय कितने? आपका 800 मिलियन. ठीक है. सो 40 मिलियन डिवाइड बाय 800 मिलियन विच इज इक्वल टू, ओके आई फॉरगॉट माय कैलकुलेटर. चलो कैलकुलेट कर लेते हैं. सो अगर हम लोग करते हैं 40 डिवाइड बाय 800, so it is 0.05 into 100, so it is 5%. ठीक है. So NIM of this particular bank is how much? 5%. ठीक है. तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? इट इज 0.05. सो अगर इक्वल टू, अगर परसेंटेज में हम लोग इसको निकालते हैं, सो इट इज आपका 5%. ठीक है. सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन? 5%. देखो यहाँ पे कुछ नहीं था. ठीक है. जैसे अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दो फॉर्मूलाज जो आपको पता होने चाहिए थे. सिंपल इनफ्लो आउटफ्लो. पहला आपका NII जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आपका रहता है. ठीक है. NII, NIM एंड आपका इकोनॉमिक इक्विटी रेशियोज, इनके ऊपर हमने मॉड्यूल बी के अंदर भी आपका बात किया था, अगर आप लोगों को याद होगा. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन आपका. ABC Bank has the following details in its financial statements. Stock of high quality liquid assets are 50 million US dollar. Net cash outflow over the next 30 calendar days is 40 million US dollar. So you have to calculate LCR. बहुत ही बेसिक है. ठीक है. So how you will calculate LCR? LCR क्या होता है आपका? Liquidity coverage ratio equal to unencumbered high quality liquid asset divide by net cash outflow in 30 calendar days, right? तो ये आपका फॉर्मूला होता है. ठीक है. एंड योर रेशियो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100%. ऐसा इसके लिए जो गाइडलाइंस आपका दी गई है. ठीक है. तो अब हमारे पास क्या है? योर हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स आर 50 मिलियन US डॉलर डिवाइड बाय your net cash outflow is how much? 40 million US dollar. So it is 1.25. तो अगर आप इसको परसेंटेज में रखेंगे, so it is 125%. So this will be your right answer for this particular question, right? तो ये इनके फंडामेंटल्स, ये कॉन्सेप्ट्स, या इनके ऊपर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको मॉड्यूल बी के अंदर कराए थे. ठीक है. ये क्वेश्चन बी के अंदर भी हो सकता है, सी के अंदर भी हो सकता है. ठीक है. बिकॉज ट्रेजरी का इन्वॉल्वमेंट आपका हर जगह पे रहता है. नेक्स्ट वन गाइस. ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है. सो इंटरेक्शन बिटवीन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट, फ्री कैपिटल फ्लोज, मिनिमम रेगुलेटरी इंटरवेंशन. ठीक है. तो जैसे हमारे पास IFSCA जो बनाया गया, उसका जो इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी आपका बिल्ड करने के पीछे ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द ग्लोबलाइजेशन. सो वी कैन link Indian economy with rest of the world and we can have more and more investment opportunities in our country, right? तो इसीलिए उसको आपका बनाया गया था. तो जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस and payment for technology transfer, royalties and others. So these are the major areas या जो की फोकस एरियाज आपके थे जिनको ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर काम किया जाता है. नेक्स्ट वन. Which of the following statement is correct in the context of settlement? Settlement जब भी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे दो अकाउंट आपका जो कहीं ना कहीं इंपैक्ट, जिनके ऊपर इफेक्ट आएगा. ठीक है. सो वन अकाउंट इज गेटिंग क्रेडिट, सो अनदर अकाउंट इज गेटिंग डेबिट एट सेम टाइम विद सेम वैल्यू. ठीक है.
तो जहां पे बायर को आपका उसकी सिक्योरिटी मिल रही है और उसका अकाउंट डेबिट हो रहा है और सेलर को उसके अगेंस्ट में पेमेंट मिला, दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट. इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर डील मेड बाय द डीलर्स. ठीक है, रिसिप्ट देखो यहाँ पे ये दिस इज नॉट, देखो सेटलमेंट और डील में डिफरेंस है. ये स्टेटमेंट अगर होता है ना, प्रोसेस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर डील्स, खाली अगर एग्जीक्यूशन होता है दैट इज नॉट सेटलमेंट. बट यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर डील्स मेड बाय डीलर्स, इसलिए सही है. ठीक है, ऑल पेमेंट्स एंड रिसिप्ट मस्ट टेक प्लेस ऑन वैल्यू डेट. ठीक है, तो वैल्यू डेट समझाया था मैंने आपको. इट कैन बी कैश और टर्म और स्पॉट और फॉरवर्ड डेट. ठीक है, तो इनकी जो चीजें आपकी होंगी जिस डेट पे, जैसे आज ट्रेड हुआ है एंड सेटलमेंट आपका हुआ 3 महीने बाद. ठीक है, जो वैल्यू डेट है वो 3 महीने बाद का, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में, सो दैट विल बी द सेटलमेंट ओनली. ठीक है, हम लोग आज को उसमें कंसीडर नहीं करेंगे. हाँ, प्राइसेस जो होंगे वो आज ही डिसाइड होंगे. ठीक है, दैट इज द वन. नेक्स्ट वन गाइस, व्हाट इज स्पॉट ट्रेड. अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हम लोग ये वैल्यू डेट सेटलमेंट्स इनकी बात क्यों कर रहे हैं. ठीक है, बिकॉज दीज आर ट्रेजरी प्रोडक्ट. ठीक है, अब इसीलिए मैंने आपको बोला कि मॉड्यूल ए को अच्छे से पढ़ लोगे तो यहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, सो दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड दैट थ्योरी. ठीक है, कि जब भी मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि ए और बी को अच्छे से पढ़ो, बिकॉज बी और खाली सी में नहीं, डी में भी ऐसी चीजें आपके साथ होंगी जो आपने पास्ट में पढ़ी है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे. क्वेश्चन का वेटेज उतना रहेगा बट जो प्रिपरेशन टाइम है आपका उसमें आपको बाइफरकेशन करना होता है. ठीक है, सो स्पॉट ट्रेड हमने फॉरेक्स में पढ़ा था, पहला यूनिट है आपका मॉड्यूल ए का. सो स्पॉट ट्रेड क्या होता है आपका, व्हेन सेटलमेंट टुक प्लेस ऑन t+2 वर्किंग डेज. राइट, सो t+0 t+1 t+2. तो आपका क्या था, द सेटलमेंट टेक प्लेस 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रेड. तो आगे जाने की जरूरत आपको नहीं है, ऑप्शन ए ओनली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. The spot trade refers to settlement, payments, and receipt of funds in respective currencies. Spot settlement take place 2 working days from the date of trade. Next one. So spot market आपका, currencies are mostly bought and sold in spot trade. ठीक है, दो तरह के ट्रेड होते हैं ना करेंसीज में, फॉरेक्स में. एक आपका होता है क्या, स्पॉट, दूसरा होता है आपका फॉरवर्ड. ठीक है, सो the spot referred settlement and payment receipt of funds in respective currencies. Spot settlement take place in 2 working days. T+2 आपका जिसको हम लोग बोलते हैं. Next one. Which of the following is wrong regarding the minimum prudential requirement of authorized dealers category 1 bank to become trading and clearing members of the exchange traded currency options market of the recognized stock exchange. जैसे सपोज दैट आप एसबीआई के अंदर काम कर रहे हैं. अब एसबीआई को अगर आपका जो एसबीआई क्या एक ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक है. ठीक है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 ये समझाया था ना. कैटेगरी 1 ऑल कमर्शियल बैंक, 2 आपका फ्यू आरआरबीज एंड अदर कोऑपरेटिव बैंक जो इसमें नहीं है, अपग्रेडेड एफएफएमसीज. कैटेगरी 3 आपका क्या था, डीएफआईज, राइट, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो अगर एसबीआई को आपका ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर बनना है ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट के अंदर करेंसीज का, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स, उनको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो उनको आपका फुलफिल करने होंगे. तो क्या क्या है आपका, मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ रुपीज, पहला बिल्कुल सही है. ठीक है, दूसरा आपका मिनिमम CRAR ऑफ 20%, ये बहुत ही ज्यादा है. मतलब नॉर्मली हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं, 9% जो मैंडेटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, यहाँ 20% लिखा है, नहीं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है आपका 10% की. ठीक है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट शुड नॉट एक्सीड 3%. ठीक है, बिल्कुल सही. मेड नेट प्रॉफिट इन लास्ट 3 years में उसका आपका प्रॉफिट. तो द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दिस. ठीक है, तो बी आपका जो करेक्ट आंसर होगा. सो दीज आर दी रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, so minimum prudential requirement for authorized dealer category 1 bank to become trading and clearing member of the exchange traded currency options market of this is, first minimum net worth is this, CRAR should be 10%, net non-performing asset should not exceed 3%, made net profit in last 3 years, right? So this is the bifurcation and these are the requirements by the exchange. Next one. Investor B happily invested the majority of its portfolio in single industry, specifically in technology sector. तो एक पर्सन है आपका मिस्टर ए, मिस्टर बी,
जिनका पोर्टफोलियो इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इसका पोर्टफोलियो का जो डाइवर्सिफिकेशन है दैट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसने ये आईटी इंडस्ट्री के अंदर आपका 60% इन्वेस्ट कर रखा है, बाकी के अदर इंडस्ट्रीज में आपका कर रखे हैं। This position exposed the portfolio to a heightened level of risk associated with economic fluctuation. बिल्कुल करते हैं. If widespread economic downturn negatively impact IT sector, the performance of Mr. B portfolio will likely क्या होगा? अगर IT सेक्टर आपका इस इकोनॉमी का बर्बाद होता है तो कहीं ना कहीं इसके पोर्टफोलियो में आपका मेजर नुकसान हो जाएगा, बिकॉज ही इज नॉट फॉलोइंग द रूल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, राइट। So potential loss due to concentration risk. So this is generally known as concentration risk because investor B's portfolio concentration is belongs to IT industry. तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत बेसिक आपका था, ठीक है। तो concentration risk के नाम से या concentration risk होता क्या है, फंडिंग रिस्क क्या होता है, ये सब हम लोग पहले आपका पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग टाइम बचाएंगे अपना, ठीक है। अगला, in a scenario where a bank operate in an economy where fixed rate deposit are predominant and lending rate are subject to floating rate। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपका बोरोविंग एंड लैंडिंग इज कोर बिजनेस ऑफ बैंकिंग, ठीक है। तो जैसे एक बैंक आपका जैसे इंडिया में होता है ना, इसने 1 करोड़ रुपए का डिपॉजिट लिया एट द रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल के लिए आपका, ठीक है। ये क्या है, फिक्स रेट पे है, ठीक है, फिक्स रेट पे आपका। लैंडिंग हम लोग कैसे करते हैं, जैसे होम लोन जाते हैं कैसे, रेपो रेट, ठीक है, प्लस सपोज दैट 2.75%, जो भी रेपो रेट है उस पर 2.75% या रेपो रेट के हिसाब से ये मूव करता रहेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑन फ्लोटिंग रेट, सपोज दैट इट वाज अगेन फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपका है अभी तक। what the potential impact on the bank net interest margin during a period of adverse fluctuation in interest rate risk के ऊपर ये क्वेश्चन है। अभी क्या कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट आपका एडवर्सली बिहेव करता है, दैट इज जैसे हमने आपका 7% पे ये लिया था, कल की डेट में सपोज दैट जो आपका रेपो रेट है वो कम होके आ जाए कितना, 4% पे, जो करंट स्टेटस है वहां से 4% पे, तो 4% प्लस 2.75% विच इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 6.75%। यहां से एसेट से जो अर्निंग होगी, अब यहां पे क्या हो रहा है, 7%। अभी एट प्रेजेंट इट इज सपोज दैट 6.25% प्लस 2.75, सो इट इज इक्वल टू 9%। तो अभी इसका एनआईआई कितना है, एट प्रेजेंट दिस बैंक इज अर्निंग एनआईआई ऑफ कितना, 2%। इसका एनआईआई कितना है, 2% का है, ठीक है, अभी करंट सिचुएशन में। बट अगर इन फ्यूचर आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, अगर ये मूवमेंट्स आपकी देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है, कोविड के दौरान आपका 4% पे आया था, तो ये सिचुएशन रियल में हुई थी, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसा हुआ नहीं है कि ऐसा कभी नहीं होगा वाला। तो ये आपका इसका इंटरेस्ट यहां पे आ जाएगा, सो इसका एनआईआई विल बिकम निगेटिव, ठीक है। इसका एनआईआई क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा, कितने से, -2.25%। तो जहां पे ये 2% का 200 बेसिस पॉइंट अर्न करा था, अब नाउ ही हैज टू पे 25 बेसिस पॉइंट फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, ठीक है, बैंक को अपने पॉकेट से आपका ये देना पड़ेगा। सो दैट मींस बैंक इज गोइंग टू फेस इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब ये तो हमारा अभी का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, एनआईएम डिक्रीज ड्यू टू मिसमैच इन फिक्स रेट डिपॉजिट्स एंड फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट, बिल्कुल सही है, ठीक है। एनआईएम इंक्रीज नहीं होगा, रिमेन कांस्टेंट नहीं होगा, फ्लक्चुएट बट नो। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स कमेंट्स के अंदर लिखें, ठीक है। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ऐसे, सो आई विल प्रोवाइड मोर एंड मोर क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको, जैसे मैंने आपको रेपो रेट का रेफरेंस दिया, इन्होंने आपका एमसीएलआर का जो रेफरेंस रखा हुआ है। नेक्स्ट वन, इन अ क्रेडिट डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन बैंक ए सेल प्रोटेक्शन। अब ये कौन है, सीडीएस का केस है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ठीक है। बैंक ए हु सेल प्रोटेक्शन टू बैंक बी, ठीक है। तो ये आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप मैंने आपको बताए थे। प्रोटेक्शन सेलर कौन है, ए, एंड प्रोटेक्शन बायर कौन है, बी, ठीक है। On a corporate company issued like corporate bond issued by कंपनी एक्स के ऊपर इनका पूरा चीजें चल रही हैं। बैंक ए एग्री टू गारंटी पेमेंट to the principal amount of bond in case of credit defaults. Bank B to B as the
protection buyer, bank B as a protection buyer pay a premium to for the protection. ये भी सही है. However, before the credit events occur, कंपनी एक्स क्लियर इट्स डेट. अब कंपनी एक्स जिसको इसने प्रोटेक्ट करवाया था बैंक बी ने, उसने जितना लोन लिया था सब टाइमली वापस कर दिया. ठीक है, यहां तक का सिचुएशन. द बॉन्ड मेच्योर विदाउट डिफॉल्ट. व्हाट इज द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस इन दिस सिनेरियो? आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है. क्यों, क्या हुआ इसमें? बैंक जो आपका प्रोटेक्शन ए था, आपका सॉरी बैंक ए जो था प्रोटेक्शन सेलर, उसका फायदा हुआ, ही विल रिसीव द प्रीमियम. उसको आपका प्रीमियम का जितना भी प्रीमियम उसने चार्ज किया उसका उसका बेनिफिट हुआ. ठीक है, तो इस केस में so bank A retain the premium and is relieved of the obligations as a credit event did not occur. 100% true. ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है. So A will be right answer for this one. Understood? तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, टोटल रिटर्न स्वैप, जो क्रेडिट डेरिवेटिव्स आपके होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है. और लाइक वी कैन से दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग एरियाज इन फाइनेंस. तो इसलिए इनका इंपॉर्टेंस भी उतना ज्यादा है, तो प्लीज ध्यान रखें. अगला, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट आर. रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी या मैनेजमेंट के आपके जो ड्राइविंग फोर्सेज हैं, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरेस्ट आर्बिट्राज, एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्सेज. इस ऐसे एक रेफरेंस क्वेश्चन हमने अभी कुछ देर पहले किया था. ठीक है, सो इंटीग्रेटेड कैश फ्लो मैनेजमेंट, then we have interest arbitrage, we have global resources, risk management and corporate demand for high end services. Right, next one, which of the following statement is incorrect? ठीक है, not correct आपका पूछा गया. ठीक है, so open position refer to the trading position where the buy and sell positions are not matched. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है. ओपन पोजीशन क्या होते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट के ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं? अगर आपने कोई चीज बाय कर रखी है तो आपको उसको सेल करना होगा, तो ये क्लोज होगा. अगर आपने कोई चीज सेल कर रखी है तो आपको उसको बाय करना होगा. ठीक है, तो ये दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, आप बाय करके सेल भी कर सकते हैं, सेल करके बाय भी कर सकते हैं. बट कॉन्ट्रैक्ट क्लोज तभी होगा अगर आपने बाय किया है तो सेल. खाली बाय किया है तो क्या रहेगा, ओपन रहेगा. खाली सेल किया तो भी आपका ओपन माना जाएगा. ठीक है, पहली चीज. द लिमिट इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड आर डिफाइंड एज डे लाइट एंड ओवरनाइट. बिल्कुल सही. ठीक है, जैसे नॉर्मल मार्केट के अंदर, इक्विटी या कमोडिटी मार्केट के अंदर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा डे एंड डिलीवरी. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे डे लाइट एंड ओवरनाइट. बिल्कुल सही है. द ओवरनाइट लिमिट आर लार्जर, ये गलत हो गया. ठीक है, ओवरनाइट लिमिट्स आर लार्जर देन द डे लाइट लिमिट्स, ये रॉन्ग है. दिस इज रॉन्ग. देखो, ओवरनाइट लिमिट्स आपके क्या होते हैं, हमेशा स्मॉलर होते हैं कंपेयर टू योर डे लाइट लिमिट्स. जैसे अगर आप इंट्रा डे में ट्रेड करते हैं तो आपको 10x तक का आपका वैल्यू मिलता है. जैसे अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप 10 लाख रुपए तक की पोजीशन भी आपका बना सकते हो. बट डिलीवरी के अंदर क्या होता है, आप जैसे अगर उस पोजीशन को 1-2 दिन में, और बेस्ड ऑन योर ट्रस्ट इन अदर पोर्टफोलियोज, तो वो आपको 3 टाइम 4 टाइम दे सकते हैं. अदरवाइज इट इज 1:1, मतलब 1 रुपए है तो 1 रुपए का सामान ही आप डिलीवरी में ले जा सकते हैं. दैट इज द वन. तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है. क्यों? क्योंकि अगर आप ओवरनाइट रख रहे हो, मार्केट में अगर कोई चेंजेस हुआ तो वहां पे लॉस प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है. तो इसलिए ये लिमिट हमेशा छोटा होती है, ये आपका बड़ी होगी. पोजीशन लिमिट आर प्रिस्क्राइब करेंसी वाइज एज also aggregate position wise. This is also true. ठीक है, so only statement incorrect is option C आपका. ठीक है, I hope सबको समझ में आ गया. Next one, which of the following are the functions of integrated treasury? Meeting reserve requirement है, बिल्कुल है. ठीक है, कैश मैनेजमेंट, तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी. अब इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 2-3 बार मैंने आपको दिखा दिए फंक्शंस, इनको याद कर लें, ये हेल्प करेंगे. Which of the following requirement for issuing commercial paper is incorrect? ठीक है, तो commercial paper which is issued by corporate houses, generally ऐसे corporate houses जिनका reputation अच्छा है. reputation means उनकी जो financial health है वो आपकी strong है, credit worthiness आपका, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं डिनोट किया जाता है A3 के साथ. मतलब ऐसी एजेंसीज जिनका A3 आपका क्रेडिट रेटिंग है वो ही इशू कर सकते हैं. ठीक है, और डिनोमिनेशन 5 लाख और उसके मल्टीपल में होता है. मनी मार्केट का सबसे रिस्की इंस्ट्रूमेंट माना जाता है इनको. ठीक है, कंपेयर टू ट्रेजरी बिल्स और आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. इस तरीके से मिनिमम फॉर 7 डेज, मैक्सिमम फॉर 364 डेज, ऐसे कुछ फीचर्स आपका. अब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज दीज आर पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी, या जो ट्रेजरी प्रोडक्ट्स आपके यूनिट 2 जो है
मॉड्यूल सी का उसको पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये मिलेंगे, ठीक है। सो द कंपनी इशूइंग कमर्शियल पेपर should have a minimum credit rating of A3 as per rating symbols, बिल्कुल करेक्ट। CP can be issued with a minimum amount of 1 lakh, नहीं 5 lakh, ठीक है 5 lakh। These are minimum maturity 7 days, maximum 364 days। Bank are permitted to invest in commercial paper only if it is in डीमैट फॉर्म, ठीक है। तो ये डीमैट फॉर्म्स के थ्रू ही आपका एक्सेसिबल होते हैं बैंक्स को। तो बी विल बी राइट आंसर बिकॉज इट इज इनकरेक्ट अबाउट योर कमर्शियल पेपर, राइट। तो कमर्शियल पेपर का जो मिनिमम डिनोमिनेशन आपका होता है दैट इज 5 लाख इन मल्टीपल, राइट। नेक्स्ट वन, which of the following is not a conventional control and supervisory measure tool to manage treasury risk आपका, ठीक है। तो ट्रेजरी रिस्क को मैनेज करने का कौन सा प्रॉपर टूल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल बिल्कुल होगा, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोजर सीलिंग बिल्कुल होगा, लिमिट एंड ट्रेडिंग पोजीशन, स्टॉप लॉस, ये तो 3 कोर है आपका, एक्सपोजर सीलिंग, लिमिट ऑन ट्रेडिंग पोजीशन एंड आपका स्टॉप लॉस लिमिट। वैल्यू एट रिस्क एंड ड्यूरेशन, दीज आर टेक्निक्स टू कैलकुलेट मार्केट रिस्क। ये किसके लिए आते हैं आपका, मार्केट रिस्क को कैलकुलेट या मेजर करने के लिए इनको यूज किया जाता है, ना कि आपका ट्रेजरी में, ठीक है। तो इसलिए डी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस वन, करेक्ट। चलो, तो ये 3 आपका ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, एक्सपोजर सीलिंग, लिमिट ऑन ट्रेडिंग पोजीशन एंड स्टॉप लॉसेस, राइट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बैक ऑफिस। चलो बताओ, अब इनमें से बैक ऑफिस का कौन सा काम नहीं है। बहुत आसान है, आई होप अभी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्टली कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, जनरेटिंग डील नहीं है, दिस बिलोंग्स टू फ्रंट ऑफिस, ठीक है। तो पहला ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था, फ्रंट ऑफिस का काम है ये, ठीक है, बैक ऑफिस का नहीं है। इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी डील फॉर काउंटर पार्टी, बिल्कुल सही। वेरिफिकेशन ऑफ रेट प्राइसेस मेंशन इन द डील स्लिप, रिकंसिलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रिकंसाइल करना। कंप्लाइंस विद एक्सपोजर लिमिट and position limit imposed by management and RBI. This is also correct. ठीक है. So this first function A belongs to front office, dealing room जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, not to this. तो इसलिए आपका ये correct answer. तो back office is responsible for confirmation, accounting and settlement of deals. ठीक है, तो ये major areas आपका जो इनका रहता है. Next one. What is the minimum average maturity period for which ECB raised for payment repayment of rupee loan availed domestically for purpose other than capital expenditure, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर ये आपका इक्विटी फॉरेन इक्विटी पार्टनर्स के थ्रू आपका है। ओनली थिंग इज अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर ये होता है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इट विल बी 7 years। अगर ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता तो ये नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो आपका आंसर क्या होगा 10 years, ठीक है। तो 10 साल आपका इसका जो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड होगा। मॉड्यूल बी के अंदर ईसीबी जब हमने पढ़ा था वही आपका सी में भी है, ठीक है। तो जो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड का टाइम ड्यूरेशन है और उसके ऊपर 7-8 स्टेटमेंट्स और उनके ऊपर 7-8 क्वेश्चन कैसे ड्राफ्ट हो सकते हैं, वो सारी चीजें जिनको हमने वहां पे प्रैक्टिस किया था, ठीक है। So in general it is 3 years including startups, ठीक है, but if and but के साथ बहुत सारी conditions वहां पे हैं, ठीक है। Which of the following not correct regarding global depository receipt, GDR, ठीक है। तो जो फॉरेन आपका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके संबंध में, ठीक है। सो GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, जैसे आपका 3 होता ना, आपका GDR, IDR एंड ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। तो अगर कोई इंडियन कंपनी अपने आप को किसी बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती है तो दे जनरली इशू ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, या अगर खाली अमेरिकन मार्केट में इशू करेगी तो आपका ADR। अगर कोई बाहर वाली कंपनी इंडिया में अपने आप को लिस्ट करेगी तो उसके मतलब बीइंग एन इन्वेस्टर हम लोग उसको किसके थ्रू परचेज कर पाएंगे, IDR के थ्रू, और बाहर वाले हमारे उनको GDR या ADR के थ्रू, ठीक है। जैसे इन्फोसिस का एग्जांपल हमने लिया था जो कि नेस्डेक के अंदर आपका था। सो द रिसिप्ट दैट इशूड बाय डिपॉजिटरी अब्रॉड, हमारा क्वेश्चन क्या था, इनकरेक्ट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली, ठीक है, तो ये गलत है।
they are denominated in foreign currency. GDR and ADR are denominated in foreign currency. Most of time it is dollar. The exchange risk on GDR is borne by overseas investor, right? तो ये भी आपका सही है. तो only statement incorrect is option B आपका. ठीक है, चलो. So GDR represent receipt that entitle the holder to convert into a specified number of equity shares of an Indian company. The receipt are issued by a depository abroad and are traded in overseas market, right? So इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. Next one. In case of ECB raise from direct foreign equity holder, what is the maximum ECB equity liability ratio for ECB raise under automatic route? क्या रेशियो था? 7:1. 7:1. That means option C. ठीक है, मतलब यहाँ इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी कंपनी के अंदर अगर फॉरेन इक्विटी पार्टनर है, तो अगर उसके थ्रू हम लोग फंड्स को रेज करें तो मैक्सिमम कितना जा सकता है. ठीक है, इक्विटी जितना उसका 7% तक. ठीक है, तो 7:1 मतलब एक आपका जैसे क्या है, कहां पे 10. सो ईसीबी रेज अंडर दिस ऑटोमेटिक रूट कैन नॉट एक्सीड दिस. तो दिस इज अ सीलिंग, इससे ऊपर का हम उसके थ्रू भी रेज नहीं करा सकते. नेक्स्ट वन. फ्रॉम वेयर इन issuance of any type of guarantee related to ECB is permitted. तो ECB के संबंध में आपका जो गारंटी है वो कौन दे सकता है? तो क्या होगा आंसर आपका? इंडियन बैंक नो, ऑल इंडिया फाइनेंशियल नो, एनबीएफसीज नो, नन ऑफ दी अबव. तो आरबीआई ने क्लियर कट गाइडलाइंस आपका दिए हैं. कोई भी ऐसा इंडियन जो भी कैटेगरीज हमने इंडियन बैंक से या आपका एनबीएफसीज हैं या आपका डीएफआईज हैं, they cannot issue any kind of guarantee against any kind of ECB purchase. ठीक है, क्योंकि अगर रिस्क आपका अमाउंट बहुत बड़ा होता है, रिस्क आपका इन्वॉल्व होता है. सो आरबीआई ने क्लियर कट यहाँ पे सभी को आपका मना किया हुआ. नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. ठीक है, अब ये ना स्टेटमेंट बहुत इजी है, आपने पास्ट में भी पढ़े हैं, एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा. आप ऐसे हल्के में भी लेके ना चले जाएं कि आप मतलब वहां पे बाउंसर हो जाए. तो एक बार इनको जरूर पढ़ के जाएगा. LAF अगेन इट इज पार्ट ऑफ मनी मार्केट, दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग दिस, एंड मनी मार्केट इज पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी. ओके, सो LAF के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको ढूंढना है. ठीक है, सो LAF रेफर टू RBI lending funds to lending funds to banking sector through a repo transaction. It can be. LAF also refer to repo transaction where bank lend funds to other bank. No, this is incorrect. ठीक है, तो यहाँ पे LAF में क्या होता है? RBI to bank और बैंक टू RBI. ठीक है, अगर आपका रिवर्स रेपो या SDF जो उसको आपको कहते हैं, दिस इज इनकरेक्ट. ठीक है, LAF is used to monitor day-to-day liquidity in the market, especially in Indian economy. It is exclusively applicable to repo and reverse repo transactions with RBI. This is also clear. ठीक है, so B will be right answer for this one. Next one. How many trading limits are there in the context of foreign exchange? तो कितने आपका ट्रेडिंग लिमिट्स है? आपका 3. ठीक है, सो कौन सा आपका? पोजीशन लिमिट आपका हो गया, डील साइज हो गया एंड स्टॉप लॉसेस हो गए. ठीक है, तो आपका डील साइज, आपका ओपन पोजीशन एंड स्टॉप लॉसेस. ठीक है, तो ये आपका द ट्रेडिंग लिमिट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर 3 काइंड. पहला डील साइज, कितना डील एक बार में आपका एग्जीक्यूट किया जा सकता है, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में. ठीक है, दूसरा आपका ओपन पोजीशन हम लोग कितना रख सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा स्टॉप लॉसेस क्या होंगे. सो ये these all are part of board approval policy and these should be clearly articulated to the trading members. ठीक है, जो भी आपका डील या जो डीलर्स या जो एग्जीक्यूटिव्स उसमें आपका पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्टॉप लॉस. ठीक है, तो स्टॉप लॉस आई होप आप लोग समझते होंगे. ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन रिस्क एपेटाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशन और बैंक. ठीक है, जैसे हमने एक XYZ कंपनी आपका उसके शेयर्स खरीदे, सपोज दैट एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पे. ठीक है, अब हमारा रिस्क एपेटाइट है, वी कैन बेयर ऑफ मैक्सिमम लॉस ऑफ 2 रुपीज. ठीक है, 2 रुपए का आपका मैक्सिमम लॉस है, तो 98 पे हम लोग क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे. सो योर स्टॉप लॉस विल बी 98. ठीक है, तो ये अब स्टॉप लॉस क्या होता है? जैसे अगर इसके प्राइसेस मूव कर रहे हैं, अगर ये 100 रुपए उससे ऊपर गए, नीचे आया नहीं, ऊपर ही जाता रहा, तो ये आपका ओपन रहेगा, ऐसे रहेगा. अगर इसके प्राइसेस में मूवमेंट क्या हुआ? 100 रुपए हुआ, वहां से एकदम से नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, ऐसा. तो यहाँ पे जब ये 98 पे आएगा ना,
तो 98 पे आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहाँ पे बाय किया था, यहाँ ऑटोमेटिकली वो आपका सेल कर देगा सिस्टम आपका, एल्गोरिथम ट्रेडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, विच इज नोन एज एल्गो ट्रेडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। सो अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 100 रुपए से इसका प्राइस 98 आया, 98 से ये बाद में आ गया 90, तो आपका यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, 90 पे आपका सेल हो जाएगा, उसके बाद ये जीरो भी हो जाए तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। सो दैट इज द वन। तो इसलिए स्टॉप लॉस आपका बनाया गया। सो इट इज अ फाइनल स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग ट्रेडिंग ऑपरेशन, बिल्कुल फाइनल स्टेज ही है, इसके बाद कुछ है ही नहीं, ठीक है। द स्टॉप लॉस लिमिट आर प्रिस्क्राइब पर डील, पर डे, पर मंथ, बिल्कुल सही, ठीक है। इट प्रिवेंट द डीलर्स फ्रॉम वेटिंग इनडेफिनेटली एंड लिमिट द लॉसेस, बिल्कुल सही। आप लिमिट आप लगा करके चले जाओ, अगर वो होगा तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। मिडिल ऑफिस नीड टू मॉनिटर दी लिमिट मेटिकुलसली, नो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये गलत है आपका, ठीक है। इट इज बाय बैक ऑफिस, यहाँ पे मिडिल ऑफिस का काम ये नहीं है, ठीक है। हाँ, ये देखने का काम है उसका कि लिमिट के हिसाब से है या नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट वो देखेगा, सब कुछ देखेगा, बट ये चीज आपका किसके द्वारा होगी, बैक ऑफिस के द्वारा। तो नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया था, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलो, सो बैक ऑफिस नीड टू मॉनिटर ऑल लिमिट्स मेटिकुलसली, ओके। नेक्स्ट वन, दिस इज इट। तो गाइस ये आपका मॉड्यूल सी पहला सेशन, जिसपे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपका आज के उसमें प्रैक्टिस किए। आज से हमें थोड़ा सा स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। स्पीड क्यों मिलेगी, उसके पीछे के रीजन लॉजिक मैंने आपको पास में बताया, क्योंकि मॉड्यूल ए एंड बी जो हमने जहां पे मैंने 9 सेशन आपके लिए किए हैं, ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स के, और बहुत अच्छा डिस्कशन हमने वहां पे आपका किया है, ठीक है। अब मॉड्यूल बी सी आपका ट्रेजरी मैनेजमेंट, तो इसकी बहुत सारी चीजें जैसा आपने देखा होगा, वो ईसीबी हो, वो आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो, या फिर आपका डेरिवेटिव्स हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका रिपीट होते जाएंगे, तो दैट इज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, आपका रिविजन भी हो जाएगा इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सेशन को कट डाउन करेंगे, करेक्ट। आपको जो चीज बोली गई उस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे, सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, राइट। तो ऐसे ही मॉड्यूल डी के अंदर भी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। तो जहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसे सेशन आपके मिलते रहेंगे। वंस जैसे ही आपका ये जुलाई वाला खत्म हो जाएगा, तो मैं जो लोग नवंबर दिसंबर की प्लानिंग करें, जहां पे टाइम आपका कम है, कंपैरेटिवली कम होता है, इस बार थोड़ा इलेक्शन की वजह से और कम हो गया, ठीक है, तो उन एरियाज को भी हम लोग थोड़ा ध्यान में रखते हैं। फिर रेगुलर सेशन आपका करेंगे, फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे और दोबारा से आपका बिल्ड करेंगे, ठीक है। जो लोग जुलाई के लिए जा रहे हैं उनके लिए मैं कोशिश करूँ कि एटलीस्ट आप लोग 50 वाला जो बेंचमार्क है उसको अचीव कर पाए। तो उसके लिए अभी तक बहुत सारे सेशन किए गए हैं, लेकिन आने वाले समय में फिर से हम लोग बहुत सारे सेशन करेंगे, जैसे आपका मॉड्यूल वाइज मैराथन करेंगे, देन एक आपका चारों मॉड्यूल का एक कंपाइल आपका करेंगे, कुछ मैकमिलन बुक के क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस दिला देंगे आने वाले पेपर के अंदर, यू विल बी एबल टू सॉल्व 50%, राइट। 50% आप स्कोर कर पाएंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं का मतलब मैंने करा दिया, चैनल के ऊपर है, आप एक बार देखें, ये बात सुनिए और रिलैक्स हो गए, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए इन सबको, अगर कोई भी हेल्प लगती है, कोई अगर आपको नोट से रिलेटेड क्वेरी है, अदर कुछ भी है, सो यू कैन कनेक्ट मी। सो आप टेलीग्राम के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी टॉपिक आपको परेशान कर रहा है तो कमेंट्स के अंदर लिख के जरूर बताएं, सो आई विल कंडक्ट videos on those particular topic also, right? So this is it from my side, guys. Thank you for watching this session. Bye bye, take care all, have a nice day. Thank you.